वेलकम ऑन दिस चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं इट इज़ वेरी वेरी इजी टॉपिक। हाँ दोस्तों, यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। साथ ही साथ हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी देखेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, इफ एंड अनलेस। क्या होते हैं इफ एंड अनलेस एंड हाउ वी कैन इंटरचेंज इफ एंड अनलेस। तो दोस्तों, इफ एंड अनलेस जो होता है ना, वो जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कहते हैं हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जो कोई भी सेंटेंस में इफ या अनलेस होगा 100% द सेंटेंस इज ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एज वी नो देयर आर नंबर ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस। एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे टाइप है, उसमें से एक जो है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। दोस्तों, अभी ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ वी कम टू नो दैट कि दिया गया सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा ना, ये किस इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय, अगर सेंटेंस में, ठीक है ना, अगर सेंटेंस में इफ है या अनलेस है या फिर प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, या फिर वेदर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड है, मोस्टली इफ इज यूज्ड फॉर कंडीशनल क्लॉज। सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस में इफ है या फिर अनलेस है या प्रोवाइडेड दैट या फिर जस्ट प्रोवाइडेड, कभी कभी प्रोवाइडेड एक ही वर्ड लिखा जाता है, या फिर वेदर दिया गया है, कंडीशन, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो, अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक कंजक्शन है, फ्रेंड्स इन सब कंजक्शन को हम क्या कहते हैं मालूम है, इन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इन्हें क्या कहते हैं हम, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन सच एज इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट एंड वेदर अगर है, तो ये सेंटेंस 100% होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का। एंड मोर, देखो, जो कोई भी सेंटेंस इनमें से स्टार्ट होता है ना, द सेंटेंस इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस हम जब करते हैं तब हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में लेके जाते हैं या फिर सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हैं, वाई वर्सा, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंप्लेक्स। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को घुमाते हैं, ठीक है ना, इधर उधर से हम घुमाते हैं। तो हमें पता चल जाता है अगर सेंटेंस कंडीशनल का है, मतलब इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट या वेदर है, तो वो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अभी ये जो कंडीशन है इसके टाइप है फ्रेंड्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कंडीशन। तो साथ ही साथ हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो कंडीशन है इनके कितने टाइप्स है एंड हम इन्हें किस तरीके से यूज करेंगे। यू जस्ट ग्लांस टुवर्ड्स इट, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट जो टाइप है उसे कहेंगे हम पॉसिबल। जो पॉसिबल है, जो कंडीशन पॉसिबल होती है ना, तो वो फर्स्ट टाइप में आएंगी, दैट इज पॉसिबल कंडीशन। सेकेंड जो है वो है इम्पॉसिबल। सेकेंड जो कंडीशन होगी वो होगी इम्पॉसिबल।
एंड जो लास्ट वाली कंडीशन है वो है इम्प्रोबेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडीशन जो हम यूज करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशन। जनरली हम ये 3 टाइप के कंडीशन यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 3 टाइप के कंडीशन अलग अलग लिखे हैं, तो जब हम इनका सेंटेंस बनाते हैं तो वी मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ टेंस। तो टेंस के रूल्स भी हमें यहाँ पे थोड़े फॉलो करना होते हैं। तो चलो देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, या फिर आसानी से हम कहेंगे यूज ऑफ इफ एंड अनलेस। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि इफ यू स्टडी हार्ड you will get good marks. Okay friends, very simple. If you study hard you will get good marks. अब दिए गए सेंटेंस में देखिए एक वर्ड आ चुका है if, ठीक है, and we know very well that if is subordinate conjunction. if ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन से क्लॉज के लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे? तो जो भी सेंटेंस इफ से हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से यूज करते हैं वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? 100% कॉम्प्लेक्स का ही होगा। अब कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है तो इसके 2 भाग दिखते हैं दोस्तों, 2 पार्ट है। यहां से देखो सेपरेट किया गया है बाय यूजिंग कॉमा, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 2 क्लॉज है दे आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा। अभी देखिए द सेंटेंस विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ, यहाँ पे लिखा है इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो भी सेंटेंस इफ से शुरू होगा। अभी यहाँ पे देखिए इफ से ये जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है, ठीक है ना, ये इफ से शुरू है, इसे कहेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसे 2 क्लॉज में डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। एक जो होता है उसे कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड अभी देखिए कॉमा से जो सेपरेट किया गया है, विच वी हैव पुट इन रेड बॉक्स, ठीक है ना, सेंटेंस का आधा हिस्सा जो हमने रेड कलर के बॉक्स में लिखा है, इसे कहेंगे हम मेन क्लॉज। ठीक है, या फिर इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार का ये एनालिसिस होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके 2 पार्ट्स बनते हैं। एक जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाता है। एंड जो सेकेंड होता है वो होता है मेन क्लॉज। तो कभी कभी क्या हो जाता है सेंटेंस में, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबऑर्डिनेट स्टार्टिंग में आएगा फिर प्रिंसिपल या मेन क्लॉज आएगा, तो नहीं दोस्तों। Many times we can write principal clause or main clause at the beginning of sentence preceded by subordinate clause। तो ये possible है, subordinate से भी हम sentence शुरू कर सकते हैं या फिर principal clause से भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ हमारे माइंड में हमें क्या रखना है कि जहां कहीं पर भी if आता है या if से आगे जो sentence शुरू होता है, unless के आगे से जो sentence शुरू होता है, provided that के आगे से जो सेंटेंस शुरू होता है या वेदर के आगे से जो सेंटेंस शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए इनसे जो भी सेंटेंस शुरू होगा, अभी यहाँ पे यू स्टडी हार्ड एक सेंटेंस है, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे क्या बताए? कंडीशन बताई दोस्तों, एक कंडीशन बताइए। एंड ये जो कंडीशन सेंटेंस है इसका कंक्लूजन यहां पे बताया। तो देखिए इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप पढ़ाई करोगे अच्छी
तो क्या कंक्लूजन मिलेगा आपको, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, हो सकता है कि नहीं, इफ वी डू दिस देन वी गेट दिस, ये होता है तो पॉसिबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉसिबल कंडीशन। तो इसे क्या कहेंगे हम, पॉसिबल कंडीशन। देखो फ्रेंड्स, पॉसिबल जो कंडीशन होती है ना, ठीक है ना, ये फर्स्ट टाइप बोला, इसमें टेंस का किस तरीके से मिलाप होता है। देखिए यहां पर इफ का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहां पे हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जो सबसे पहली कंडीशन है जिसे हम कहेंगे पॉसिबल कंडीशन, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि यहां पर जो टेंस है दैट इज V1, इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे दोस्तों, हम V1। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में अगर पॉसिबल कंडीशन है तो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड जो मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है वहां हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो फ्यूचर टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। या फिर यहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है ना, कहीं कहीं यहाँ पे जीरो कंडीशन भी कहते हैं इसे। जीरो कंडीशन में क्या हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इधर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। या फिर उसे पॉसिबल कहेंगे हम। अगर पॉसिबल है तो टेंस किस तरीके से मैच करना है, दोनों ही तरफ क्या हो जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है, सेकेंड पार्ट का टेंस हमें पूछा जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन पॉसिबल क्या है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज, यहाँ पे सेंटेंस में कौन सा क्लॉज यूज किया गया है वो आइडेंटिफाई करना है। या फिर सेंटेंस का एनालिसिस पूछा जा सकता है कि सेंटेंस में दिया गया सबऑर्डिनेट पार्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो वेरी क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस आर देयर पॉसिबल टू बी आस्क्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड पूछे भी जा सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक बार इस तरीके से उसे समझ लेना है कि क्या सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो देखो इफ का जो सेंटेंस होगा, इफ से शुरू होने वाला, वो रहेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हम सेंटेंस किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, इफ या फिर अनलेस या फिर प्रोवाइडेड दैट या फिर वेदर। जो भी सेंटेंस का इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट वेदर का यूज किया जाता है वो सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स। उसके तीन टाइप है, ये फर्स्ट वाला है दैट इज पॉसिबल कंडीशन। किस तरीके से हम पॉसिबल कंडीशन फाइंड करेंगे कि हो सकता है, ठीक है ना, मुमकिन है। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो क्या मुमकिन है कि हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो वेरी इजी, ये कहेगा पॉसिबल कंडीशन। अब क्या याद रखना है, पॉसिबल कंडीशन में सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है हमेशा, ठीक है ना। एंड प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज में हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस दैट इज विल या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है दोस्तों। या तो आपको याद आ गया अच्छी तरीके से। चलो अब देखेंगे हम यहां पर कि ऐसे सेंटेंस में हमें अनलेस का यूज करने के लिए कहा जाता है तो हमें क्या चेंजेस करने होते हैं। तो चलो मान लेते हैं अभी कि दिए गए सेंटेंस में हमें क्या करना है, यूज अनलेस। What we are instructed that is we have to rewrite the sentence using unless. Unless का यूज करके हमें ये सेंटेंस फिर से लिखना है। अब देखेंगे किस तरीके से। डेफिनेटली फ्रेंड्स ये दोनों का मिलाप होता है, इफ अनलेस, ठीक है ना, इफ अनलेस का मिलाप होता है। यानी कि जब भी हम अनलेस का यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो वर्ड है ये हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरली निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो हमने वहां पे लिया इंस्टेड ऑफ इफ वी यूज अनलेस,
द फर्स्ट चेंज विच वी मेक, जो सबसे पहला चेंज करना है हमें, दैट इज यूज अनलेस के टाइम। जहां कहीं पर भी इफ है, चलो इफ को निकाल देते हैं और अनलेस का यूज करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्या करना है, देखो जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो चुका है, इफ से इंट्रोड्यूस किया है, वही सेंटेंस अनलेस से भी इंट्रोड्यूस करना होता है। यानी कि अनलेस यू स्टडी हार्ड, करेक्ट है। अभी प्रिंसिपल क्लॉज में एक चेंज करना होगा हमें, ठीक है ना। जब भी हम सेंटेंस में अनलेस का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो सबसे पहला चेंज क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इफ वी यूज अनलेस। सेकेंड क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है या फिर मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज जो है ना, तो इसका फॉर्म चेंज होगा फ्रेंड्स। यानी कि अफर्मेटिव से बनेगा निगेटिव, निगेटिव से बनेगा अफर्मेटिव। मतलब क्या करना होता है, वेरी सिंपल। अगर सेंटेंस में नॉट है तो निकाल डालो, अगर नहीं है तो नॉट प्लेस करो, वेरी सिंपल, ठीक है ना। जैसे कि देखो, यू विल गेट गुड मार्क्स, अभी नॉट नहीं है तो नॉट प्लेस कर देंगे हम। जैसे कि यू विल नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे ओंट, ठीक है ना। ओंट आपको पता है ना, दिस इज एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ विल नॉट। ये एक चेंज हमने किया है यहाँ पे, हाँ। यू विल नॉट या यू ओंट गेट गुड मार्क्स। वेरी सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा भी टेंस हमारे ऊपर नहीं होता है। इफ अनलेस अगर कहा जाता है तो बस सेंटेंस को पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, इफ से शुरू होने वाला या फिर अनलेस या फिर प्रोवाइडेड दैट या फिर वेदर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कौन सा है, एंड प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सा टेंस यूज किया गया। व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस वी कम टू नो दैट। जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमें यह पता चल ही जाता है। फिर क्या करते हैं हम, अनलेस का यूज करना होता है तो फर्स्ट थिंग, चलो इफ को उड़ा डालो यहां से, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। इफ को निकाल दिया, अनलेस ने उसकी जगह ले ली। अब क्या करना होता है दोस्तों कि इफ से जो सेंटेंस शुरू हुआ था, द सेम सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस बाय अनलेस। एक ही सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। बाद में क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसका फॉर्म चेंज करना है। मतलब अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लिखो, अगर नॉट है तो नॉट को निकाल डालो, बस इतना ही करना होता है। वेरी सिंपल, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए अब क्या होगा, यहां पर सबऑर्डिनेट शुरू में आया था, प्रिंसिपल बाद में आया था। अब हम चेंज करेंगे, प्रिंसिपल को हम पहले लिखेंगे। आई विल नॉट कॉल इफ यू डोंट कम। चलो एक ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं कि आई विल नॉट कॉल इफ यू डोंट कम। अभी सेंटेंस में क्या है, इफ का यूज किया गया है, ठीक है ना। देखिए यहां पर इफ है, फर्स्ट सेंटेंस में एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस था, लेकिन अब क्या हो गया है, इफ का जो सेंटेंस है वो बाद में आया है। यानी कि अब ये जो सेंटेंस है इफ से इंट्रोड्यूस किया गया, ये बाद में आ चुका है। ये क्या है, सब ऑर्डिनेट है, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे हम, सब ऑर्डिनेट। यहाँ पे सब ऑर्डिनेट में डोंट कम यानी कि प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल फ्यूचर का यूज किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों जब भी हम ऐसे सेंटेंस को अनलेस करेंगे या अनलेस का यूज करके लिखेंगे तो अनलेस ऑलवेज रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अनलेस कहां पे आएगा, शुरू में आएगा, ठीक है ना।
जैसे कि मैं इसके पहले कहा था कि इफ से जो सेंटेंस शुरू हो चुका था वही सेंटेंस अनलेस से भी शुरू होना चाहिए। इट इज वेरी इजी इन सच कंडीशंस। अगर इस तरीके का कंडीशन है, सेंटेंस है, तो बहुत आसान है, ये भी पहले है, अनलेस का भी पहले ही आता है। लेकिन अगर इफ का सेंटेंस बाद में दिया गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में दिया गया है एंड प्रिंसिपल क्लॉज से सेंटेंस की शुरुआत हो चुकी है, तब दोस्तों ये बात हमें याद रखना है। मेनी टाइम्स एक प्रोबेबल मिस्टेक हो जाती है कि अनलेस से हम ये पहला वाला सेंटेंस शुरू कर देते हैं, तो नहीं करना है, ठीक है ना। क्या याद रखेंगे हम कि इफ से जो सेंटेंस शुरू हो चुका था यानी कि सबऑर्डिनेट, अनलेस से सबऑर्डिनेट ही आएगा, यानी कि ये सेंटेंस अब यहां आएगा, जैसे कि अनलेस यू। अब दोस्तों एक बात हमेशा माइंड में रख लेना है, ठीक है ना, जो भी अनलेस का सेंटेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम अगर अनलेस यू डोंट कम ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, ये डोंट को भी रिमूव कर देना है। बिकॉज अनलेस के सेंटेंस में हम डोंट क्यों नहीं इस्तेमाल करते, कुछ तो रीजन होगा ना। तो यस फ्रेंड्स, उसका रीजन भी बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो चलो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि ये जो अनलेस वर्ड है ना, इसका मीनिंग ही क्या होता है, निगेटिव। ये निगेटिव होता है, यानी कि नॉट होता है। अनलेस का मतलब ही क्या होता है, नॉट। तो एक ही सेंटेंस में दो दो नॉट तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि आई डू नॉट नेवर कम, ठीक है ना। तो दो बार हम एक ही निगेटिव वर्ड नहीं यूज करते, इसीलिए ये जो भी इफ के सेंटेंस में नॉट वाला वर्ड होगा वो हम निकाल देंगे। सो क्या बनेगा, इफ यू डू कम अनलेस यू कम, ठीक है ना। अभी ये डू का फॉर्म इधर चलेगा, इसलिए यहां पे हमने कम लिया। अनलेस यू कम, सेकेंड सेंटेंस, आई विल नॉट कॉल। अब आप कहेंगे सर ये वाला नॉट क्यों नहीं निकाले, ठीक है ना। तो दोस्तों एक ही नॉट, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज निगेटिव है, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल क्लॉज में हम चेंजेस नहीं करेंगे। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज निगेटिव है यानी कि नॉट वाला है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहां पर देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज में कोई भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज यहां पर लिख लिया है। when सबऑर्डिनेट क्लॉज इज निगेटिव, अगर सबऑर्डिनेट, यहां पे देखिए सबऑर्डिनेट निगेटिव था क्या, नहीं था, नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, विल का विल नॉट कर दिया। ये कब करना होता है, व्हेन सबऑर्डिनेट इज अफर्मेटिव। अगर सबऑर्डिनेट निगेटिव है तो बस अनलेस के सेंटेंस में ही चेंज होगा, यहां का नॉट हम निकाल देते हैं। ये जो वाला पार्ट है प्रिंसिपल क्लॉज, ये एज इट इज होगा। तो होप यू गेटिंग इट वेरी इजीली एंड क्लियरली, बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे कि पहली कंडीशन क्या थी, इफ का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, अनलेस कहा जाता है, तो पहला चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ इफ वी यूज अनलेस। सेकेंड चेंज होगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव का अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है ना। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या देखा हमने कि यदि इफ प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके बाद में आता है, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर निगेटिव है, तब हमें क्या करना है। तो वेरी सिंपल, जैसे कि सबसे पहला चेंज क्या करते हैं हम, इंस्टेड ऑफ इफ वी यूज अनलेस। अनलेस इज ऑलवेज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ये बात भी हमेशा माइंड में रखना है कि अनलेस ये जो वर्ड है ये हमेशा शुरू में ही आएगा। सेकेंड क्या किया हमने, जो सबऑर्डिनेट में नॉट था वो निकाल दिया, ठीक है, देखो यहां पे निकाल दिया, एंड प्रिंसिपल जो था वो एज इट इज लिख लिया, ठीक है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, इफ की इंस्टेड ऑफ इफ वी यूज अनलेस, इफ की जगह पर अनलेस का यूज करना
बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओनली विद इन 2 मिनट्स यू कैन अंडरस्टैंड इट। 2 मिनट में हम ये समझ लेते हैं इफ एंड अनलेस। बिसाइड दैट वी ऑल्सो लर्न कि ये कंडीशनल क्लॉज किस तरीके से होता है, उसके टाइप्स भी हमने देखे। एक टाइप देखा हमने पॉसिबल, अभी देखेंगे इम्पॉसिबल किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। अभी ये जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब क्या है, मुमकिन, कि ये एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो ये हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हम अगर पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही, पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन इम्पॉसिबल में क्या होगा कि कोई इंसिडेंट जो पास्ट टेंस में पॉसिबल था एट द टाइम व्हेन द एक्शन हैज टेकन प्लेस, जब ये हुआ, ठीक है ना, तब ये पॉसिबल था, लेकिन कुछ समय बाद अभी प्रेजेंट में अगर हम वो पास्ट वाला बोलते हैं जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो समय वो पॉसिबल था, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अभी ये इम्पॉसिबल के हम देखेंगे। इम्पॉसिबल कंडीशन, फ्रेंड्स वी जस्ट ग्लांस, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे, बाद में जो टॉपिक होगा उसमें तो डिटेल में ही रहेगा। यहाँ पे हम इफ अनलेस के साथ ही साथ, ठीक है ना, दोनों पढ़ ले रहे हैं। अभी इम्पॉसिबल कंडीशन क्या होती है, देखो, इफ ही ओन अ लॉटरी, he would be a millionaire. For example, if he own a lottery, पास्ट में, ठीक है ना, he would be a millionaire. अगर वो लॉटरी जीत जाता तो वो एक मिलेनियर बन सकता था। पास्ट में ये पॉसिबल था, ठीक है ना, लॉटरी लग सकती है किसी को, पॉसिबल है लॉटरी लगना, लेकिन अब जो है ना टाइम बीत चुका है, नाउ द टाइम हैज पास्ट। ये पास्ट में पॉसिबल था, लेकिन अब पॉसिबल है, उसको लॉटरी नहीं लगी है, तो ये क्या कहेंगे हम, मिलेनियर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो कंडीशन होती है जहां पर पास्ट टेंस में ये पॉसिबल था लेकिन अभी प्रेजेंट में ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर होगा इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो टेंस होगा, है ना, ये सबऑर्डिनेट में वो टेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। कहां पर, सबऑर्डिनेट में सिंपल पास्ट टेंस होगा। एंड ये जो मेन क्लॉज है जो हम बॉक्स में लिखे हैं, ठीक है ना, आधा पार्ट इधर है, ये होगा मेन क्लॉज, यहां पर होगा वुड का यूज, वुड प्लस V1। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस। टेंस का कॉम्बिनेशन भी यहाँ कभी कभी पूछा जा सकता है, तो वेरी सिंपल, किस तरीके से याद रखेंगे, अगर सेंटेंस इम्पॉसिबल कंडीशन का है तो कैसे पता चलेगा इम्पॉसिबल कंडीशन का है, तो जो इफ का सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वहां सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, एंड जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वहां पे वुड प्लस V1 का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स ये कंडीशन हम कहाँ यूज करेंगे, तो जो भी कोई एक्टिविटी पास्ट में पॉसिबल थी लेकिन प्रेजेंट में अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टाइम हैज पास्ट, अभी समय चला गया है हाथ में से, अब तो हम बोल सकते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है, तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो होगी इम्पॉसिबल। अभी अगर हमें कहा जाता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस में अनलेस करना है, तो सेम एज इट इज जो हमने फर्स्ट टाइप में देखा वही करना है, नो चेंजेस। जैसे कि इंस्टेड ऑफ इफ हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। वन पॉइंट ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड, एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि अनलेस हमेशा शुरू में ही आएगा,
ठीक है ना। इफ चाहे फर्स्ट में आ सकता है, बाद में आ सकता है, लेकिन अनलेस कहां पर आएगा, शुरू में ही आएगा। अनलेस ही ओन अ लॉटरी, ठीक है। अभी प्रिंसिपल में क्या होगा, वी नो सबऑर्डिनेट अफर्मेटिव है, ठीक है ना, तो यहां पे चेंज होगा, दैट इज ही वुड, अभी ये अफर्मेटिव था तो ये बनेगा निगेटिव, वुडंट, ठीक है। इफ ही वुडंट बी अ मिलेनियर, ठीक है ना। तो हम हमेशा दो चेंजेस करेंगे। ये चेंजेस करते समय हमें याद रखना है कि अगर सब प्रिंसिपल क्लॉज अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से पहले जैसे किया वैसे ही करना है। तो ये हो गया सेकेंड टाइप, इम्पॉसिबल कंडीशन। अब जो हम देखेंगे इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल कब होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इम्प्रोबेबल, ठीक है ना। अभी इम्प्रोबेबल का मतलब है जो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता है। जैसे इम्पॉसिबल क्या कहा था हमने कि पहले तो मुमकिन था लेकिन समय पास होने से अभी ये इम्पॉसिबल हो गया। सम टाइम इट वॉज पॉसिबल, कभी तो ये मुमकिन था लेकिन अब नहीं है। इम्प्रोबेबल क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, यानी कि पास्ट में भी नहीं था, प्रेजेंट में भी नहीं है एंड फ्यूचर में भी नहीं है। कभी कभी हम इस तरीके से डिजायर हम एक्सप्रेस करते हैं जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है ना, या फिर कोई कंडीशन जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसे जो कंडीशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो चलो देखते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन का सेंटेंस किस तरीके से होगा एंड इम्प्रोबेबल सेंटेंस में हम यूज अनलेस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सेम ही है, यूज अनलेस के लिए हमें बस बात कौन सी याद रखना है कि जहां पर इफ है वहां हम यूज करेंगे अनलेस, एंड अगर इफ का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा निगेटिव। चलो ये जो तीसरा टाइप है वो देखेंगे हम, इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स, ये कभी भी मुमकिन नहीं होती, ना पास्ट में मुमकिन थी, ना प्रेजेंट में, ना ही फ्यूचर में, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे इसके सेंटेंस में टेंस का किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड स्टडीड, या फिर if you had done it, you would have succeeded. SUCCESSED, succeeded। तो देखिए ये जो इम्प्रोबेबल का सेंटेंस होगा ये हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों जो कंडीशन है ये आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया गया है ये हमें देखना है, या फिर सेंटेंस रीड करने के बाद हम इसे समझ लेते हैं कि ये मुमकिन है या नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, इफ यू हैड डन इट, अगर आपने ये किया होता तो यू वुड हैव सक्सीडेड, तो आप सक्सीडेड हो सकते थे, लेकिन आपने किया ही नहीं और आपको ये मुमकिन भी नहीं था, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। तो यहां देखिए टेंस किस तरीके से यूज किया गया है, हैड डन, ठीक है ना। ये जो टेंस यहां पे यूज किया गया है सब ऑर्डिनेट में, ये है पास्ट परफेक्ट। देखिए हर एक कंडीशन में
हर एक कंडीशन में टेंस अलग अलग था। अभी यहां पर सब ऑर्डिनेट में कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, एंड प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आ चुका है, दैट इज वुड हैव प्लस V3, ठीक है, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखो यहां पे कॉम्बिनेशन क्या है टेंस का, कि सबऑर्डिनेट में आ चुका है पास्ट परफेक्ट, एंड प्रिंसिपल क्लॉज में हमेशा क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3, ठीक है ना। अगर सेंटेंस कुछ इस तरीका है तो वो होगा इम्प्रोबेबल कंडीशन। यदि यहां पर हमें कहा जाता है यूज अनलेस, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम, एज यूजुअल सबसे पहला चेंज क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ इफ वी यूज अनलेस, एक बात फिर से दोहराते हैं, क्या याद रखना है कि अनलेस ये हमेशा शुरू में आएगा। इफ जो है तो वो कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन अनलेस कहाँ आएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। सेकेंड, वही क्लॉज इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जैसे कि यू हैड डन इट, ठीक है। देखो इफ का जो सेंटेंस था वही अनलेस का सेंटेंस आ चुका है। अभी ये अफर्मेटिव है तो यहां पर हमें क्या होगा, चेंज करना होगा, दैट इज यू वुड नॉट हैव सक्सीडेड, ठीक है। यहां पे हमने क्या चेंज किया, निगेटिव था इसलिए, सॉरी अफर्मेटिव था इसलिए निगेटिव कर दिया। बिकॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज अफर्मेटिव है तो एक चेंज अनलेस के सेंटेंस में होगा, एक चेंज प्रिंसिपल क्लॉज के सेंटेंस में होगा। तो इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, होप आपको ये इफ अनलेस का जो भी खेल है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एंड यू कैन नाउ प्ले दिस गेम वेरी वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड please subscribe, share and like. Thank you very much.